हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज के अंदर हम हमारे प्रीवियस सीरीज की तरह कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जैसे देखा होगा, मैंने फंडामेंटल राइट्स की सीरीज बनाई थी, देन आई मेड द सीरीज ऑन द यूनियन जुडिशरी। नाउ वी आर कमिंग विद द सीरीज ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस विच इज द पार्ट 18th ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जो इमरजेंसी प्रोविजंस की सीरीज है उसके अंदर हम लोग आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक कवर करने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले तीन इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी थी। दोस्तों, इन इमरजेंसी प्रोविजंस को अगर आप सुने तो आपको नाम से पता चल जाएगा, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, द सिचुएशंस विच आर अनकॉल्ड फॉर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की नज़र में अगर जाना जाए तो ये एक ऐसी स्पेशल प्रोविजन है जो इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पावर्स देती है। दोस्तों, इन प्रोविजंस के अंदर इंडिया जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है और सेंटर कमांड ले लेता है इन तीनों प्रोविजंस के अंदर पूरे भारत की या भारत में किसी स्पेसिफिक जगह की, किसी स्पेसिफिक स्टेट की। तो ये जो पूरे इंडिया को फेडरल से यूनिटरी बनाने वाली जो प्रोविजन है जिसे हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, उस प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंदर तीन इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजन है जिसे हम लोग सिंपल इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो पहली वाली है, इसके अंदर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन को रोकने के लिए भारत में या भारत के किसी पार्ट में इमरजेंसी का प्रोविजन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। दूसरी प्रोविजन जो है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल और प्रोविजन फॉर दी स्टेट, जहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे से नहीं चल पा रही है और सेंटर सरकार को लगता है कि वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट का जो मैटर है वो खतरे में है और जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल का ऐलान कर सकते हैं, जिसको हम लोग हमारी सेकंड इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर जानते हैं। देन थर्ड इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर आती है। स्टेट कम्स अंडर 356 एंड द फर्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन कम अंडर 352। तो 352, 356 एंड 360 तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस पूरी सीरीज के अंदर और बाकी आर्टिकल्स जो है उन्हीं के आसपास वर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 360 के अंदर आती है उसके बारे में यह है कि जब भी हमारे देश के अंदर कभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, यानी देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पे पैसे का, मनी का, मॉनेटरी चीज़ों का एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है, तो आर्टिकल 360 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ इमरजेंसी स्टेप्स ले सकती है। इन तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी वो इज द ओनली प्रोविजन जिसको आज तक अप्लाई कभी भी करने की भारत को नौबत नहीं आई है। सो दोस्तों, हम लोग इस पूरी सीरीज के अंदर इन सब चीजों को पढ़ेंगे और आज हम लोग इस सीरीज की पहली एपिसोड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजन जो कि नेशनल इमरजेंसी है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट वुड बी अंडर आर्टिकल 352। सो बिना किसी समय को बात करें चलते हैं बेर एक्ट की तरफ, क्योंकि इस पूरी सीरीज का लाइक अदर सीरीज विच आई हैव गिवन बिफोर जो पूरा मोटिव है वो मोटिव यही है कि हम लोग बेर एक्ट से वर्ड बाय वर्ड पढ़े और जाने कि क्या इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इन डिटेल क्वेश्चंस पूछता है इन सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स से जो मैं आपको सीरीज के थ्रू कवर करा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए चलते हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजन ऑन नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और जानते हैं इस 352 के जो सेक्शंस हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स गो टू द स्ट्रीम। सो दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारी नेशनल इमरजेंसी के बारे में और उसका जो प्रोविजन है वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 352 के अंदर। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आर्टिकल 352 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। इसके अंदर 9 सबसेक्शन हैं जो कि इमरजेंसी के क्या कारण हो सकते हैं, उसको कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे रिवोक किया जाता है और क्या उन सब प्रोसेस के लिए मैंडेटरी प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में हम लोग इस 352 आर्टिकल के अंदर पढ़ने वाले हैं।
तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसको हम लोग बेयर एक्ट से वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ताकि कोई भी माइन्यूट डिटेल हम लोगों से रह ना जाए और हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीज ना छोड़ दें जो एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ ले और नुकसान हो जाए। तो 352 के सबसे पहला सेक्शन है अंडर सेक्शन 1, उसके अंदर आर्टिकल 352 के सेक्शन 1 के अंदर क्या कह रहा है, आइए हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये डिसाइड हो गई है कि जो इमरजेंसी जो होती है, जब इमरजेंसी की बात होती है तब जो प्रेसिडेंट है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है। इन द सेंस प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु टेक अ कॉल व्हेन इट कम्स अबाउट द इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट इज द पर्सन, उसकी सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। अब सेटिस्फैक्शन किस चीज के बारे में होना जरूरी है उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट एक चीज हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो पता चल गई है वो ये है कि द प्रेसिडेंट इज द मेन पर्सन व्हेन इट कम्स टू द emergency. So they said if the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन, यानी इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के अंदर कोई भी एक ऐसा पार्ट है जिसकी सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाती है, तो ये जो इमरजेंसी है दिस कैन बी मतलब डन whether it's about the security of whole of India or if there is a security of any particular part. तो whether अब देन नाउ दे हैव गिवन द रीजंस, ठीक है, कि किन चीजों से थ्रेटन होती है, थ्रेटन होने के कौन से रीजंस हैं, एंड द रीजंस विच दे हैव गिवन आर द फर्स्ट वन इज वॉर, द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। तो दे सेइंग इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड वेदर बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तो ये तीन जो इसके अंदर इन लोगों ने दिए हैं, फर्स्ट वन इज वॉर, सेकेंड वन इज armed aggression, external aggression, and the third one is armed rebellion. तो what is this? War तो आपको पता है क्या होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एग्रेशन, देखिए वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन में डिफरेंस ये है कि वॉर होता है जब एक कंट्री इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करती है। सब ये क्या होता है कि जब आप कहते हैं कि इंडिया हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन पाकिस्तान, लाइक रशिया हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन यूक्रेन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं वॉर है दैट हैव टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द कंट्री, तो मतलब एक कंट्री को उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ता है और दे हैव टू सेल दैट वी आर इन वॉर, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल एग्रेशन, देन एक्सटर्नल एग्रेशन में ऑफिशियली डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता, देयर कैन बी एन इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैन बी देयर, और देयर कैन बी a guerrilla unit, or you can say any kind of unit which can attack the territory of India. This thing, external aggression, happened in the Kargil war, in which Pakistan never ever declared that they have declared a war on India. In fact, they always keep themselves distant from the people who have infiltrated in the Kargil hill lines or the Kargil territory. तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों को ही कवर इसलिए किया गया है क्योंकि वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन में से ऑफिशियली कुछ भी नहीं होता, देयर कैन बी इन्फिल्ट्रेशन, देयर कैन बी गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड एनीथिंग कैन बी हैपन। एंड व्हाट इज द आर्म्ड रेबेलियन, सो दिस थिंग आर्म्ड रेबेलियन कैन ओनली हैपन अगेंस्ट योर ओन कंट्री, अगेंस्ट योर ओन पीपल, सो दिस इज समथिंग टू डू विद द internal disturbance which used to be there, one of the reasons which used to be there before the emergency of 1975. So if you can see it closely, there is this one written before armed rebellion, and if you go down, that one is the one has been given as the subs means substituted by the Constitution 44th Amendment in 1978 for the term internal disturbance. तो internal disturbance के लिए जगह पे armed rebellion लाया गया था, क्योंकि internal disturbance जो है that is a very vague term, so you can like say anything कि भैया internal disturbance हो रही है, so
going for emergency. But armed rebellion is a very specific thing कि भैया some people have picked up arms, have picked up weapons against the state. So that's why they've given the more specific term rather than this term which was there. So 3 रीजंस हम लोगों को यहाँ पे अब जो है वो मिल चुके हैं जिनके ऊपर जो है इमरजेंसी घोषित की जा सकती है. एंड व्हाट आर दोज 3 रीजंस? वन इज द वॉर, द अदर वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन एंड देन यू हैव द आर्म्ड रेबेलियन. सो ये 3 जो हैं आपके रीजंस हैं जिनके ऊपर नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है. यू ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. एंड क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि व्हाट वाज अर्लियर देन आर्म्ड रेबेलियन. तो अर्लियर इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. देन देयर कम्स प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देन ही मे. ठीक है. अगेन ही इज नॉट बाउंड टू डू दैट. ही मे by proclamation make a declaration to the effect in the respect of the whole of India or any part thereof. So इसके अंदर एक चीज आपको और पता चल गई कि जो emergency है, कि जो emergency जो है, emergency is not for whole of India, is not only for whole of India. ठीक है. Not only for whole of India. It can be for even the part of territory. यानी किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में भी आप इमरजेंसी लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 352. ठीक है. तो इट्स नॉट ऑलवेज फॉर द होल ऑफ इंडिया. अगेन देयर इज दिस एक्सप्लेनेशन गिवन. अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ देयर इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रेबेलियन मे बी मेड बिफोर एज वेल. सो दे आर सेइंग हियर दे हैव सेड दैट द प्रेसिडेंट इज सर्टिफाइड दैट एग्जिस्ट. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्ट की बात हो गई थी कि भैया उससे तो फिर यही बोला जाता है कि भैया जब हो जाएगी तभी आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. मगर अंडर दिस एक्सप्लेनेशन दे हैव मेंशन्ड एज वेल कि भैया आप प्री डिटरमिन करके भी, मतलब आप पहले भी उसके बारे में प्री डिटरमिन इमरजेंसी भी आप घोषित कर सकते हैं. दैट इफ यू फील कि एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है. प्री डिटरमिन्ड इमरजेंसी. तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि भैया अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर एनी सच एग्रेशन और रिबेलियन हो सकता है, ठीक है, कैन बी मेड बिफोर एज वेल, तो वो पहले भी उसकी घोषणा करी जा सकती है. तो दिस इज वन. इस वन के अंदर हमको 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट पता चली है कि पहली बात तो प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी. तो प्रेसिडेंट इज द वन, ठीक है, जो इमरजेंसी को घोषित करेगा. ठीक है. एंड देन देयर आर द रीजंस, द ग्राउंड्स वी कैन टेल. देयर आर द 3 ग्राउंड्स व्हिच आई हैव डिस्कस अबव. ठीक है. दैट कैन बी डिस्कस, दैट ऑन विच द इमरजेंसी कैन बी गिवन. तो पहला तो जो है वो प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है एंड देन देयर शुड बी अ ग्राउंड्स. अब चलते हैं हमारा सेकंड वाले पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं. तो व्हाट इज रिटन द सेकंड वन? दैट्स अ प्रोक्लेमेशन इशूड. अच्छा, यू कैन सी दिस 4 बिफोर 2. अब आप देखिए जो ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, दिस ब्रैकेट, दिस ब्लैक ब्रैकेट विच इज देयर. ठीक है. ये ब्रैकेट और 4 इसके आगे लिखा गया है. तो ये ब्रैकेट ये डिफाइन कर रहा है कि 4 इज ऑल्सो there is some subheading, there is some head note, sorry, not the head note, the footnote to 4. The footnote to 4 says that this is also substituted by the 37 IBD, which is like 1971, which talks about this 4th amendment, 44th amendment only. So they're saying this 4th footnote is also the 44th amendment. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इधर आपका ये जो ब्रैकेट लगा यहाँ से लेके ये 8 तक, ये देखिए 8th पे ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो यानी जो 2 से लेके जो 8 तक के सबसेक्शंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे. ओरिजिनली वाज नॉट देयर. सो ओरिजिनली वाज नॉट देयर. दे वर इंसर्टेड. ठीक है. दे वर इंसर्टेड व्हेन इन द 44th अमेंडमेंट. ठीक है. 44th अमेंडमेंट में इन्हें इंसर्ट करा गया. 44th अमेंडमेंट कब आया था? आफ्टर द एमरजेंसी, द एमरजेंसी ऑफ 1975. जो 1975 की एमरजेंसी थी उसके बाद आपका ये जो है हमारा 44th अमेंडमेंट लाया गया था. तो दोस्तों ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐसे थी. अब हम लोग इसको ऊपर चलते हैं. ठीक है. तो आप 2 से लेके 8 तक जो है पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था तो ये लाया गया उसके बाद में थोड़ा इमरजेंसी को और ज़्यादा लीनियंट करने के लिए और थोड़ा क्वेश्चनेबल पावर्स यानी क्वेश्चन पूछने की पावर्स जो हैं आपका क्वेश्चन आस्किंग पावर जो है वो देने के लिए फ्रॉम टू दी गवर्नमेंट. ठीक है.
अब इसमें क्या लिखा है, अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 मे बी वेरिड और रिवोक्ड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने दी है उसको वेरी करा जा सकता है, यानी उसको क्या कहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको, या फिर आप क्या कहते हैं, रिवोक कर सकते हैं बाय द सब्सिक्वेंट, यानी एक और प्रोक्लेमेशन के साथ, ठीक है, चेंज और रिवोक कर सकते हैं उसको बाय नेक्स्ट प्रोक्लेमेशन, या फिर जिसको आप कहेंगे दी कंटिन्यूस प्रोक्लेमेशन जो आपकी उसके बाद आएगी, उससे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं। दैट्स इट इन सेकंड। Let's go to the third one. Third says the president shall not issue a proclamation. So this is a shall. So here the president is bound to follow this. आपने ऊपर में जब फर्स्ट वाला पढ़ा था, in that first one there president was not bound, ठीक है, but in this one president is bound. President is bound for what? आइए उसे आगे हम पढ़ते हैं। President is bound that no proclamation can be issued और वेरिंग प्रोक्लेमेशन, मतलब जो सेकंड वाली प्रोक्लेमेशन है जिसको कह रहे हैं ना चेंज और रिवोक, यानी वेरी करने वाली जो है वो भी इशू नहीं करी जा सकती अनलेस द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट क्या होती है, दैट्स गिवन इन द ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द ब्रैकेट, वी टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर 75 Article 75, that such proclamation may be issued has been communicated to him in writing. So what they're saying under third section that cabinet should give in writing. Cabinet forms of prime minister and the council of ministers, ठीक है, जो आपके 75 के अंदर चुने जाते हैं। तो they saying कि cabinet should give in writing. Again the word is in writing. Make sure writing में देना है, ठीक है, should give in writing फॉर द एमरजेंसी, ठीक है, फॉर एमरजेंसी और फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। देखिए आप एमरजेंसी को एक बार अनाउंस कर देंगे, उसके बाद अगर अपने एमरजेंसी की टर्म्स में एमरजेंसी के अंदर कोई वेरिएशन करना है या उसके अंदर कोई आपने चेंजेस करने हैं, तो भी आपको कैबिनेट से इन राइटिंग यू नीड टू हैव इट एंड देन ओनली यू कैन डू इट, ठीक है। तो दिस इज गिवन, इसके अंदर जो है वो कैबिनेट से राइटिंग में मांगने का जो रीजन है उसके पीछे की कहानी ये है कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने सिंगल हैंडेडली, ठीक है, सिंगल हैंडेडली इंदिरा गांधी ने अपना इमरजेंसी लगा दी थी विदाउट कंसल्टेशन विद द कैबिनेट एंड विदाउट एनी रिटर्न नोट गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ के अंदर जो है थोड़ा सा प्रोसेस को और बढ़ाया गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का कंसाइंस जो है वो नहीं सही जगह पर है, जो 1975 में इंदिरा गांधी जी का नहीं था, तो कैबिनेट को थोड़ी सी पावर दे दी जाए ताकि क्या पता उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो थोड़े अपने कंसाइंस में हों और इसको अलाउ ना करे। तो दैट इज वाई द रीजन दे हैव गिवन कि भैया प्रेसिडेंट नाउ हैव टू हैव इन राइटिंग, ठीक है, फ्रॉम द कैबिनेट, देन ओनली ही कैन गिव proclamation of emergency under the clause 1 of 352. Now they have said fourth, they're talking every proclamation issued under this article, ठीक है, अंडर दिस आर्टिकल एवरी प्रोक्लेमेशन, यानी कोई भी प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट कर रहा है इशूड अंडर दिस आर्टिकल, दैट कैन बी फॉर वेरिएशन, ठीक है, दैट कैन बी फॉर द कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट इसके अंदर कर रहा है, ठीक है, वो प्रोक्लेमेशन शैल अगेन, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकिंग, ठीक है, देयर लाइक 3 प्रोक्लेमेशन ऑफ वेरिएशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड देन देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकिंग, यानी व्हाट प्रेसिडेंट डज रिवोक द इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जब वेरिएशन और कंटिन्यूअस की करेगा तब तो, मगर रिवोक के टाइम पे जो है हमारा सब ये जो सेक्शन 4 है इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सेक्शन 4 की जरूरत जो है वो नहीं है ड्यूरिंग द रिवोक, ठीक है, रिवोक ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब क्या कह रहा है सेक्शन 4, आगे पढ़ते हैं। सीज टू ऑपरेट, दे सेड प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month, 1 महीने के अंदर, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the houses of the parliament. Very very important. Proclamation of emergency, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर दिया है, ठीक है, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंडर 1 month, ठीक है, अंडर 1 month this proclamation which have been announced by the president, ठीक है, have to pass, ठीक है, that proclamation have to
pass by resolution from both the houses. ठीक है, by both the houses, दोनों हाउसेस को इसको पास करना पड़ेगा. ठीक है, 1 मंथ के अंदर. और अगर नहीं पास होगा देन व्हाट विल हैपन, देन दिस प्रोक्लेमेशन विल सीज का मतलब क्या होता है, इट विल स्टॉप. अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दिस थिंग इज नॉट फॉलोड, देन इमरजेंसी एंड हो जाएगी. देखा कितनी बड़ी पावर दे दी इन लोगों ने पार्लियामेंट को भी, क्योंकि पहले पावर नहीं थी. मैंने आपको क्या बताया, जो 2 से लेकर 8 तक के जो सबसेक्शन हैं 352 के अंदर, वो पहले नहीं थे. वो 44th अमेंडमेंट के बाद लाए गए इन 1979. वो पहले नहीं थे. और उसको लाने के पीछे कारण क्या है, ऐसे लॉज बनाने का कि भैया अगर 1 महीने के अंदर आपने इसको पार्लियामेंट से, बोथ हाउसेस से रेजोल्यूशन को पास नहीं कराया, तो फिर इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है. अब व्हाट इज दिस, दे हैव गिवन अ प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्रोक्लेमेशन, ठीक है, नॉट बीइंग प्रोक्लेमेशन वर्किंग प्रिविलेज इज इशूड एट टाइम व्हेन द हाउस ऑफ पीपल हैज बीन डिसॉल्व्ड. देखो, हाउस ऑफ पीपल जो है वो डिसॉल्व हो सकता है. आप लोगों को पता है कि राज्यसभा जो है उसके पास वरदान है कि वो कभी नहीं मरती. ठीक है, राज्यसभा जो है कभी डिसॉल्व नहीं होती. राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस हाउस. ठीक है, वो चलता रहता है. बट लोकसभा विच इज द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस हाउस. ठीक है, उसका टर्म एक्सपायर हो सकता है. ठीक है, उसको डिसॉल्व करा जा सकता है. ठीक है, उसको या फिर उसको क्या कहते हैं, अपना कुछ समय के लिए ब्रेक पे भेजा जा सकता है. In any of the such cases, if the house of people takes place, if the dissolution of a house of people take place during the period of 1 month, जो 1 महीना यहाँ पे रेफर करा गया ना ये वाला, अगर इस वाले महीने 1 महीने के अंदर हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा है ही नहीं, और कंडीशन ये है कि बोथ हाउसेस से पास होना चाहिए, तो ये जो बता रहे प्रोविजन, ये उसके लिए बता रहे कि अगर हाउस ऑफ पीपल नहीं होगा, ठीक है, मगर प्रोक्लेमेशन हैज बीन पास बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा ने पास कर दिया, बट नो रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सच प्रोक्लेमेशन हैव बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल बिफोर एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड, प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट at the expiration of 30 days from the date on which House of the People first sits after its reconstitution. They saying कि अगर जो लोकसभा है वो उस समय डिसॉल्व है, ठीक है, उस समय नहीं है वो, जब ये 1 मंथ का जो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था 1 मंथ वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, अगर उस समय डिसॉल्व है तो क्या होगा, तो एक्सटेंशन दिया जाएगा. ठीक है, राज्यसभा पास कर दे, ठीक है, राज्यसभा पास कर दे इस रेजोल्यूशन को. ठीक है, और लोकसभा क्योंकि डिसॉल्व है, वो है ही नहीं, तो फिर क्या करा जाएगा, तो एक्सटेंशन दिया जाएगा. और एक्सटेंशन कब तक का है, एक्सटेंशन में टर्म ये है कि व्हेन न्यू हाउस कम्स, जब न्यू हाउस फॉर्म होएगा, न्यू हाउस फॉर्म्स, देन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग, यानी जब वो पहले दिन बैठेगा उसकी फर्स्ट सिटिंग से लेके 30 डेज के अंदर ये जो रेजोल्यूशन है दैट शुड बी पास, उसको पास करना पड़ेगा. अगर वो पास नहीं होगा देन इट विल शैल टू सीज, यानी अगर लोकसभा जो है उस समय डिसॉल्व है, जब इमरजेंसी लगाई गई है, तो लोकसभा जब अगली बार चुनकर आएगी, तो जब वो पहली बार मिलेगी तब से 30 दिन के अंदर लोकसभा को भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और तभी जाके जो हमारी ये वाली कंडीशन है कि बोथ हाउसेस शुड पास, ये जो कंडीशन है ये तब जाके वो फुलफिल होगी. ठीक है, तो इन्होंने ये प्रोविजो दिया है इन केस ऑफ अगर लोकसभा जो है वो उस समय पावर में नहीं है, नहीं चल रही. अगला चलते हैं 5th पे. ठीक है, अ प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड शैल अनलेस रिवोक्ड सीज टू ऑपरेट फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ. वो कह रहे हैं 5th के अंदर कि भैया अब इसके अंदर टाइम लिमिट आ गई है, भैया टाइम लिमिट भी दे दी गई है. दे सेइंग कि अगर आपकी प्रोक्लेमेशन हो गई है, ठीक है, पास हो गई है बोथ हाउसेस से, पास्ड बाय बोथ हाउसेस, ठीक है, तो वो वैलिड हो गई है, तो वैलिड प्रोक्लेमेशन हो चुकी है. ठीक है, वैलिड प्रोक्लेमेशन जो है दैट इज, अगर उसको रिवोक नहीं करा, यानी अगर उसको नहीं हटाया, वैलिड प्रोक्लेमेशन इज वैलिड टिल 6 months. ठीक है, वैलिड टिल 6 months, वैलिड फॉर 6 months. ठीक है, 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी
वैलिड होती है। फिर 6 महीने बाद क्या होगा, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होगा उसके अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ द रेजोल्यूशन। इसमें ये कह रहे हैं, सेकेंड वाला जो लाइन है कि जो 6 मंथ्स है दैट शुड बी फ्रॉम डे ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। जो 6 मंथ्स काउंट होएगा वो कहां से काउंट होगा, जब लोकसभा में प्रेसिडेंट जब अनाउंस करेगा तब से नहीं, जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से डे ऑफ पासिंग ऑफ, जब वहां पर रेजोल्यूशन पास हो जाएगा वहां से 6 मंथ्स काउंट होगा। इन केस, इस वाले पार्ट के अंदर जो यहां पे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दे सेइंग कि इन केस अगर लोकसभा जो है वो बाद में उसका जो 4th वाले के क्लॉज 4 के अंदर जो ऊपर दिया गया था कि लोकसभा बाद में मिल रही है, उस केस के अंदर क्या होगा, जो सेकंड लोकसभा, जब जो लोकसभा है जब वो करेगी पास, तो तब वो बोथ हाउसेस तब होएगा और फिर वो 6 मंथ जो वो तब से काउंट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग देयर कि भैया क्लॉज 4 के अंदर जब अनाउंसमेंट हो जाएगी उसी के बाद से प्रोक्लेमेशन जो है वो 6 मंथ्स तक के लिए, उस डेट से 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड मानी जाएगी। Provided that if and so often as a resolution approving for continuous in force such proclamation is passed by both houses of parliament, the proclamation shall unless revoked continue in force for further period of 6 months from the date on which it would otherwise have ceased। अब इन्होंने क्या कहा, ये उसका कंटिन्यूस की बात कर दी है कि भैया 6 महीने बाद फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 6 महीने के अंदर जो उसकी एक्सपायरेशन की डेट है वो 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आप उसको फिर पास करा लो पार्लियामेंट से, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर आप फिर पास करा लो उसको पार्लियामेंट से, ठीक है। और ये जब तक आप कराते रहोगे तब तक ये, जब तक वो रिवोक नहीं हो जाती तब तक दैट विल बी इन फोर्स, वो फोर्स में ही रहेगी फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, दैट नेशनल इमरजेंसी दैट वर्क्स 6 मंथ्स के टेबल पे वर्क करती है। 6 महीने में पास हुई पहले वाली, देन अगली वाली अगर आपको फर्स्ट वाली 6 मंथ्स पे पास हुई, ठीक है, सपोजिटली मैं एग्जांपल देता हूं कि 1 जनवरी को जो है वो दोनों हाउसेस ने प्रोक्लेमेशन को पास कर दिया, ठीक है। 1 जनवरी से 6 मंथ्स पे आप कहां पे आ जाएंगे, 1 जनवरी पे 6 मंथ्स पे यू विल कम टू दी 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई जो है वो एक्सपायर की डेट है ऑफ द प्रोक्लेमेशन। तो इस टाइम के अंदर, जो ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अगर इसका कंटिन्यूस प्रोक्लेमेशन जो पास कर दिया जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू किसका, कंटिन्यूस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कंटिन्यूस ऑफ इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अगर पास कर दिया जाएगा तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। सपोजिटली 29 जून को पास कर देते हैं जो सेकेंड प्रोक्लेमेशन है ऑफ कंटिन्यूस, ठीक है, सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, 29 जून को पास कर दिया, ठीक है। तो फिर अगला कब होएगा, अगला आपका होएगा जाके सीधा दिसंबर में, ठीक है, 29 दिसंबर। फिर आपके पास 29 दिसंबर तक का और इमरजेंसी का प्रोविजन मिल गया। अब आपने आगे और कंटिन्यू करना है तो 29 दिसंबर से पहले आप लोग फिर पास करा लीजिए इसको। तो इस जो प्रोविजन के अंदर है इन्होंने कंटिन्यूटी की बात करी है कि वो कब तक कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसलिए जो अपर लिमिट है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, 6 मंथ्स के अंदर आप उसे कंटिन्यूसली आगे जितना फॉरवर्ड करना चाहें यू कैन डू इट। अगेन इसमें वही लिखा है, प्रोवाइड फर्दर दैट इफ द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड, अगर 6 महीने के अंदर हाउस ऑफ पीपल फिर कभी वो मतलब डिसॉल्व हो जाता है तो सेम ही चीज है कि जब भी हाउस अपना बैठेगा, सीज टू ऑपरेट आफ्टर द एक्सपायरेशन, whenever the house of people during that said period the proclamation shall cease to operate at the expiration of the 30 days from the date on which the house of people first sits after its reconstitution। वही जैसे ऊपर हमने पढ़ा था इसके अंदर कि भैया जैसे ही आप, ये 30 डेज वाला, जैसे ही आपका हाउस अगर उस समय में आपने कंटिन्यूस करने के लिए मतलब इमरजेंसी कंटिन्यू करने के लिए आपने फिर से आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका हाउस ऑफ पीपल जो वो डिसॉल्व हो रखा है, तो अगेन कंटिन्यूस करने के लिए आपको रेजोल्यूशन फिर आप तब लाएंगे जब नया हाउस चुनकर आएगा और वो पहली बार बैठेगा और उसके 30 दिन के अंदर आपको फिर से वो पास कराना है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट 6 पे जाने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं क्या हम लोगों ने इसमें मेन इमरजेंसी में अभी तक पढ़ लिया। पहली चीज कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट विल गिव इन राइटिंग, ठीक है, विल गिव इन राइटिंग व्हाट कि भैया इमरजेंसी की जरूरत है, ठीक है, राइटिंग टू प्रेसिडेंट, ठीक है, वो देगी प्रेसिडेंट को लिख के। तो कैबिनेट प्रेसिडेंट को लिख के देगी, ठीक है,
प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर लेगा, ठीक है, प्रोक्लेम इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कैबिनेट के कहने पे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर ली, ठीक है। अब प्रोक्लेम के बाद 1 मंथ के अंदर, ठीक है, अंडर 1 मंथ इट हैव टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, इट हैव टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, ठीक है, बोथ हाउसेस को उसको पास करना है 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंदर। एंड फिर कब तक के लिए हो जाएगा वो, फिर 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी लग गई, ठीक है, 6 मंथ्स इमरजेंसी इज डन, ठीक है। अब इसको अगर आपने एक्सटेंड करना है देन यू गो टू द सेम प्रोसेस, आप 6 मंथ्स के लिए दोबारा पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से फॉर कंटिन्यूस, ठीक है, दिस इज फॉर कंटिन्यूएंस, ठीक है। आप दोबारा फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ 6 मंथ्स यू अगेन गो टू द हाउसेस, ठीक है, अगेन गो टू हाउसेस, ठीक है, बोथ हाउसेस, ठीक है, फॉर पासिंग रेजोल्यूशन। फिर आप दोबारा जाएंगे, ठीक है, उस 6 महीने के टर्म के अंदर आप दोबारा से फिर हाउसेस पे पास जाएंगे इफ यू वांट टू गेट इट कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमने देखो स्टेप्स पढ़ लिए। कैबिनेट जो है वो नोट देगा, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेम करने के बाद 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस को उसको पास करना पड़ेगा, फिर 6 मंथ्स के लिए आपकी इमरजेंसी लग गई। 6 मंथ्स की इमरजेंसी को अगर आपने आगे बढ़ाना है, दोबारा एक्सटेंड करना है, तो फिर आप दोबारा से बोथ हाउसेस पे जाएंगे और ऑर्डर पास कराएंगे। तो आपने जो भी करना है इमरजेंसी के ऊपर, जो हमने देखो पढ़ा था यहाँ पे, what we have studied here कि if we have to do variation or if we have to do continuance, यानी अगर हमने इमरजेंसी में कुछ चेंज करना है, इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें हाउस पे जाना है, दोनों हाउसेस पे, बोथ हाउसेस पे हमको वापस पार्लियामेंट पे जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा। तो यही वो पावर्स हैं जो दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स द्वारा इस क्या कहते हैं 44th अमेंडमेंट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग 6th पे चलते हैं। 6th के अंदर बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट दी व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी नीडेड फॉर ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो पासिंग रेजोल्यूशन जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी वी नीड, तो दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 4 and 5। देखो क्लॉज 4 and 5 पे क्या है, हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। 4 के अंदर क्या है, आप उसको अपना कंटिन्यूस के लिए या फिर वेरिएशन के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो वही 4 and 5 के अंदर, दोनों के अंदर वही डिस्कस करा गया है। तो अ रेजोल्यूशन मे बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ। देखो इसमें एंड है, तो ये जो 2 कंडीशंस इसके अंदर दी गई है, पहली क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो टोटल मेंबरशिप उस हाउस की जो है उसकी मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है। दूसरा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी है, एंड लग गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये मेजॉरिटी चाहिए, ये मेजॉरिटी आपको चाहिए टू गेट ऑल द थिंग्स डन। ये बड़ी टफ मेजॉरिटी है टू क्रैक। इसके पीछे के टफ का क्या कारण है, ये देखिए, आपका टोटल मेंबरशिप हाउस की, देखो लोकसभा की हम बात कर लेते हैं, 545 करंट मेंबर है, दैट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। व्हाट हैपन कि भैया हम मान लेते हैं कि उसमें से 5 मेंबर जो हैं वो सीट वेकेंट है, खाली है, तो टोटल मेंबरशिप कितनी होगी हाउस की, दैट्स लाइक 540 का अब आपको क्या चाहिए, 50% प्लस, ठीक है, 50% प्लस चाहिए आपको इसका। तो मतलब 50% प्लस जो है 540 का, ये आपको लेकर आना है। और उसके साथ साथ आपको अगर 540 मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट हैं, और सपोजिटली मैं 540 मेंबर तो हाउस में हैं, बट प्रेजेंट कितने हैं, मान लेते हैं 400 प्रेजेंट है, तो 400 का आपको 2/3 भी करना है। जो आपका नंबर आएगा उसके अंदर आपका 50% ऑफ 540 भी होना चाहिए, ठीक है। एक एक्स नंबर है मान लेते हैं, आपका 540 का 50% प्लस भी होना चाहिए, और जो 400 लोग प्रेजेंट है वोटिंग के लिए उनका 2/3 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल आपने करना है अपने इस नंबर के साथ, तभी आप अपनी इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं वो पास करा पाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये देखो कितनी स्पेशल मेजॉरिटी इन्होंने ला दी है कि अगर सरकार, मैं कहता हूं कि मतलब अपना मनमानी करना चाह रही हो, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में करी थी, तो ये हाउस पे जब जाएगी तो 1 महीने के लिए तो प्रेसिडेंट के
कहने पे लग गई इमरजेंसी, बट हाउस में जब जाएगी और स्पेशल मेजोरिटी में अगर फेल हो गई तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर तो सिंपल मेजोरिटी लाना, इन पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी, मेजोरिटी लाना, नॉट सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी लाना हैपेंड ओनली अंडर मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स। उससे पहले तो मेजोरिटी भी नहीं आ रही थी, एंड यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल मेजोरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो दिस इज व्हाट हैव बीन गिवन इन 6th। नाउ लेट अस गो टू दी 7th एंड 8th। 7th एंड 8th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7th और 8th जो है इनके अंदर हाउस ऑफ पीपल को, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल मतलब आपका लोकसभा को पावर दी गई है कि वो प्रेसिडेंट से इमरजेंसी को हटवा सकते हैं। कैन आस्क प्रेसिडेंट, कैन आस्क प्रेसिडेंट टू रिमूव इमरजेंसी। तो ये जो पावर है ये दी गई है 7 और 8 के अंदर। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर लिखा गया है और कैसे ये हो सकती है। सो 7 के अंदर दे हैव सिंपल गिवन दिस पावर, एंड 8 के अंदर दे हैव गिवन द प्रोसीजर। तो इसके अंदर प्रोसीजर है और इसके अंदर पावर टू, इसके अंदर जो है वो है पावर टू लोकसभा फॉर रिवोकिंग इमरजेंसी, फॉर रिवोकिंग इमरजेंसी। ठीक है, व्हाट दे हैव सेड, डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग क्लॉज द प्रेसिडेंट शैल, अगेन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू दिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया, प्रेसिडेंट बाउंड है टू रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 or a proclamation varying such proclamation if the house of people passes a resolution disapproving, or as the case may be disapproving the continuous in force। यानी president shall revoke a proclamation issued under clause 1। clause 1 अंदर कौन सी proclamation issue हो रही है? if president is satisfied that there is an external aggression, armed rebellion or a war and the security of a country is in threat, तो president proclaim कर सकता है emergency। तो that emergency can be revoked, so that emergency can be revoked under clause 7 by house of people। तो हाउस ऑफ पीपल अगर डिसअप्रूव कर देंगे इस इमरजेंसी को तो प्रेसिडेंट को इसे रिमूव करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है 8 के अंदर देखते आइए। नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। तो प्रोसेस में क्या है ये देखिए, इसका प्रोसेस क्या है कि 1/10 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर मेंबर्स। हमारे ऊपर वाले एग्जांपल से ही चलते हैं। अगर 540 स्ट्रेंथ है तो 1/10 कितना हुआ? 1/10 शुड बी 54। तो अगर 54 मेंबर्स ने सिर्फ नोटिस दे दिया, ठीक है, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल हैज गिवन देयर इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूविंग, ठीक है, दे हैव गिवन देयर, ठीक है, और द केस में भी फॉर डिसअप्रूविंग कंटिन्यूस, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। एक में वो पहले ही मना कर रहे हैं, एक में कंटिन्यूस। जैसे 6 महीने 2 बार एक्सटेंड कर दिया, अब वो तीसरे बार एक्सटेंड करने के लिए जब सरकार गई हाउस ऑफ पीपल के पास, तो भैया उसमें कंटिन्यूस के लिए वो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है प्रोक्लेमेशन और वेरिंग सच प्रोक्लेमेशन टू स्पीकर, अगर स्पीकर को देंगे, ठीक है, सेकंड में स्पीकर को देंगे अगर हाउस वर्किंग है तो स्पीकर, इफ हाउस इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, इफ हाउस इज इन प्रोग्रेस एंड समटाइम हाउस इज नॉट इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो किसको देंगे तब वो देन दे विल गिव इट टू द प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन देयर कि टू द स्पीकर इफ हाउस इज इन सेशन, टू द प्रेसिडेंट इफ हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है। देन व्हाट हैपन, अ स्पेशल सिटिंग, ठीक है, ये दे दिया, नोटिस दे दिया, ठीक है, स्पीकर को या प्रेसिडेंट को आपने नोटिस दे चुके हैं, ठीक है, तो अब स्पेशल सिटिंग होएगी। स्पेशल सिटिंग जो होगी वो 14 डेज, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा स्पेशल सिटिंग हाउस शैल बी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस। जो 2 वीक्स का पे कब से जब ये नोटिस दिया है, फ्रॉम डे ऑफ नोटिस से 2 वीक्स आप काउंट कर लीजिए, और फिर स्पेशल सिटिंग होएगी, ठीक है। देन स्पेशल सिटिंग विल हैपन। नाउ यू विल नोट वन थिंग,
ठीक है, स्पेशल सिटिंग एज द केस बाय द प्रेसिडेंट। इसके अंदर दे हैव नॉट गिवन अबाउट द मेजॉरिटी, ठीक है, इसके अंदर मेजॉरिटी का उन्होंने डिस्कस नहीं करा है कि देखिए आप इस क्वेश्चन पे आइए, सिक्स्थ वाले पे दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। सिर्फ दो ही तरीके की इमरजेंसीज के इन लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे किया है। दे हैव नॉट मेंशन अबाउट दिस क्लॉज 8। क्लॉज 8 का डिस्कशन किया ही नहीं इन लोगों ने। तो फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये क्लॉज 6 है, 6 टॉक्स अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, दैट इज वाई इन 6 दे हैव ओनली टॉक अबाउट 4 एंड 5, ठीक है। वेयर एज इन 8, इन क्लॉज 8, वेयर एज वी जस्ट नीड सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। हम लोगों को अगर आपकी इमरजेंसी हटानी है तो इमरजेंसी हटाने के लिए वी जस्ट नीड सिंपल मेजॉरिटी, जबकि लगानी है देन वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी। तो आप ये देख सकते हैं कितना डिफरेंस जो है ये क्रिएट कर दिया गया है आफ्टर द 1975 डिबैकल, दैट आपको अगर इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, लगानी है, देन यू हैव टू डू दी इट विद स्पेशल मेजॉरिटी, और हटानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं प्रेफरेंस, और दैट काइंड ऑफ द पैराडाइम ऑफ पावर, द पेंडुलम ऑफ पावर basically have been shifted towards the legislative, towards the house of people, indirectly towards the people of the country, ताकि that debacle which happened in 1975 should not be repeated again ever in the history or in the future of India, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे इन्होंने 8 के अंदर बोला। 9th के अंदर जो है, 9th वॉज दी क्या कहते हैं आर्टिकल विच वॉज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड इट टॉक्स अबाउट अ सिंपल थिंग दैट से द पावर कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय दिस आर्टिकल, ठीक है, शैल इंक्लूड द पावर। तो इस आर्टिकल में जो पावर दैट शुड ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन और इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, ठीक है। इमिनेंट डेंजर मतलब ये फ्यूचर वाला हो गया जो हमने बात करी थी उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर 1 के, ठीक है। इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, वेदर और देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 1 एंड सच प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन। इनका कहने का मतलब ये है कि एट वन टाइम, ठीक है, एट वन टाइम देयर कैन बी मल्टीपल प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, मल्टीपल प्रोक्लेमेशंस कैन हैपन। सपोजिडली एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि 1971 के अंदर जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करी गई थी, ठीक है। कब? पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, ठीक है। पाकिस्तान वॉर के टाइम पे क्या हुआ था? दैट प्रोक्लेमेशन वाज डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, ठीक है, वॉर विद पाकिस्तान, तो इमरजेंसी वाज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो हो रखी थी। देन 1975 में इसी हटी नहीं थी, ये चल रही थी इमरजेंसी। 1975 में एक और इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्या कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे एक और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, दैट वुड बी द थर्ड इमरजेंसी, ठीक है, थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। यानी एक ही टाइम पे एट वन टाइम देयर वर लाइक 2 इमरजेंसीज विच वर इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को मल्टीपल प्रोक्लेमेशंस की पावर देता है, सेक्शन 9, ठीक है, मल्टीपल प्रोक्लेमेशन। इसका वैसे जो यूसेज है वो यूसेज कहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से एक और समझाता हूँ। इसका यूसेज ये है कि जब हम लोग ऊपर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट होल इंडिया, ठीक है, होल इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ यानी वहाँ पे कोई पार्ट है तो उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो यानी एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि पंजाब में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, सो दैट वुड कम अंडर द पार्ट, ठीक है। एंड देन इंडिया वॉर पे भी चला जाता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो ऑलरेडी पंजाब वन इमरजेंसी इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब होल ऑफ इंडिया पे जब लगानी है तो एक और सेकेंड इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी, देन दैट वुड बी फॉर होल ऑफ इंडिया। या फिर पंजाब में इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट बंगाल इज इन र्यून्स, ठीक है, बंगाल में कोई दिक्कत हो गई है तो प्रेसिडेंट एक और इमरजेंसी जो है तीसरी इमरजेंसी बंगाल में भी लगा सकता है,
ठीक है। तो ये जो है इसके साथ मल्टीपल पावर, जो सेक्शन 9 है इसके अंदर, बेसिकली जो क्लॉज 9 है इसके अंदर मल्टीपल पावर जो है वो दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है प्रेसिडेंट उनको, कि वो मल्टीपल अपना इमरजेंसीज लगा सकते हैं। और इमरजेंसी का जो आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा उसका पार्ट है वो है कि हमारे देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जब इमरजेंसी लगती है, अगर वो लगे होल ऑफ इंडिया में तो सारी स्टेट्स कवर हो जाती है, अगर वो लगे सिर्फ इंडिया में, सिर्फ पार्ट ऑफ इंडिया में, तो उस पार्ट की जो स्टेट है वो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देती है और यूनिटरी स्ट्रक्चर पे आ जाती है, यानी द होल एंड सोल पावर बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये है हमारी इमरजेंसी का बनने का मेन कारण। तो आई होप ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल था और मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया है। आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा अगर आप किसी पार्ट पे फंस रहे हो, और अगर आपको लगे कि इसे दोबारा कहीं बताना है, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख दीजिएगा, एंड आई विल डेफिनेटली कम विद यू एंड आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू अबाउट दैट। हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था 352 का हमारा शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से समझ आया हो और मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एक एक चीज बताने में सफल रहा हूं। सो दोस्तों, अगले सीरीज में हम लोग आर्टिकल 353, 354, 355 को कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या लिखा है उन सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स में आफ्टर आर्टिकल 352। Here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye, and don't forget to hit the subscribe button। और अगर आप चैनल पे प्रिपरेशन के लिए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू गो फॉर द मेंबरशिप ऑप्शन, जिसके अंदर डिफरेंट पर्क्स आपको अवेलेबल मिलेंगे।